गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री सेकंड भारतीय संस्कृति के मूल आधार, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है वर्ण व्यवस्था और उसका महत्व। आज हम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि भारतीय संस्कृति भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का एक अपूर्व समन्वय रहा है। भारतीयों में पारमार्थिक सुखों को सर्वोच्च स्थान मानकर भौतिक सुखों को नश्वर माना गया है। इसके विपरीत संसार की अन्य संस्कृतियों में भौतिकवाद पर अत्यधिक बल प्रदान किया गया है। हिंदू जीवन दर्शन में भी सांसारिक समृद्धि और अध्यात्मवाद की इस भावना के समन्वय का जो परिणाम है वह सामाजिक विकास करना था, जिसे इतिहास में वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया। इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज को 4 कार्यात्मक विभागों में बांटा गया है, जो कि क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में इसको विभाजित किया गया है। भारतीय मनुष्यों द्वारा वर्णित यह व्यवस्था वर्ण व्यवस्था कहलाती है। तो वर्ण जो शब्द है वह संस्कृत भाषा में, वर्ण शब्द संस्कृत भाषा के वृणे वर्णे या वरी धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना अथवा चुनना। इसका अर्थ है वर्ण करना अथवा चुनना। तो मोटे तौर पर वर्ण के 3 संभावित अर्थ बताए गए हैं। नंबर पहला है वर्ण करना, नंबर 2 है रंग तथा तीसरा है वृत्ति के अनुसार। तो वर्ण शब्द के पहले अर्थ में व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार जिस व्यवसाय को चुनता है वह उसी वर्ण का सदस्य बन जाता है, और समान व्यवसाय को करने वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ण का नाम दिया गया है। वर्ण शब्द का जो दूसरा अर्थ है वह रंग से लिया गया है। इसके आधार पर रूप या रंग का नाम ही वर्ण है। इसलिए पुराणों में कई स्थानों पर शुक्ल जो ब्राह्मण है, कई स्थानों पर शुक्ल ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, पित्त वैश्य और कृष्ण शूद्र लिखा हुआ मिलता है। ऋग्वेद में भी वर्ण शब्द का जो प्रयोग है वह गोरे और काले रंग के अर्थ में लिया गया है। वहाँ प्रारंभ में आर्य और दास इन 2 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार तीसरे वर्ण का जो अर्थ है वह वृत्ति से संबंधित है। जिन व्यक्तियों की मानसिक व्यवहार संबंधी विशेषताएं समान होती हैं उनमें एक ही वर्ण निर्मित हुआ है, किंतु वर्ण का अर्थ इसके शाब्दिक आधार पर नहीं समझ सकते। यह एक लाक्षणिक शब्द है जो गुण और कर्म के माध्यम से सामाजिक स्तरीकरण को दृढ़ता प्रदान करता है। गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने ही गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों को निर्मित किया है। गुण और कर्म से जो आशय है व्यक्ति के स्वभाव और सामाजिक दायित्वों से लिया गया है
और इस आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था में चारों वर्ण अपने अपने सामाजिक दायित्वों को अपने स्वभाव के अनुसार परिपालन करते हुए समाज की उन्नति में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित स्तरीकरण की व्यवस्था भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम ऋग्वेद के अनुसार, फिर उपनिषद के अनुसार, फिर बृहदारण्यक के अनुसार, फिर महाभारत के अनुसार, उसके पश्चात गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में विद्वान एक मत हुए हैं, जो वेद, उपनिषद, गीता और दर्शन के आधार पर है। प्राचीन भारत में 4 वर्णों के रूप आधार पर इसका विभाजन किया गया था। प्रत्येक वर्ण के निश्चित कर्म थे, जिसको पूर्ण करता हुआ सामाजिक दायित्वों को व्यक्ति निभाता था। तो वर्ण की उत्पत्ति इस प्रकार थी। सबसे पहले ऋग्वेद के अनुसार, तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इसके एक पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में लिखा गया है कि ब्राह्मण पुरुष अर्थात विराट स्वरूप परमात्मा के मुख्य रूप में है। क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जंघाएं हैं, तो शूद्र उनके पांव हैं। इनकी व्याख्या विद्वानों ने इस प्रकार दी। ब्राह्मणों की उत्पत्ति चूंकि परमात्मा के मुख से बताई गई है, अतः इनका जो कार्य है वह बोलना है। इसलिए ब्राह्मणों को कर्म, शिक्षा प्रदान करना बताया गया है, इनका मुख्य कार्य। जबकि क्षत्रियों का जो कार्य है शारीरिक शक्ति एवं शासन से संबंधित रहा है। वैश्यों का कार्य व्यापार, निश्चय और पशुपालन करना बताया गया है। और शूद्रों का कार्य इन 3 वर्णों की सेवा करना माना गया है। तो ये क्रमशः मुख्य, भुजाएं तथा जांघाएं तथा पैरों से संबंधित माने गए हैं। फिर उपनिषद के अनुसार, तो उत्तर वैदिक काल में उपनिषद रचे गए थे, जिनमें बृहदारण्यक तथा छांदोग्य उपनिषद में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्मा ने प्रारंभ में केवल ब्राह्मणों को ही उत्पन्न किया था, लेकिन वे भली भांति सामाजिक कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तब क्षत्रियों की रचना की गई। क्षत्रियों के अंतर्गत अनेक देवता जैसे इंद्र, वरुण, सोम, यम आदि हैं। उस समय भी समाज का कार्य जो संचालन था संतोषजनक रूप में नहीं रहा। तब ब्रह्मा ने वसु, आदित्य, मारुत आदि देवताओं को के रूप में वैश्यों की उत्पत्ति की और सबसे अंत में शूद्रों की उत्पत्ति की गई थी। जबकि छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार के कर्म करता है, वैसे ही गुण उसे प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वर्णों की उत्पत्ति छांदोग्य उपनिषद के आधार पर व्यक्तियों के गुण और कर्म की भिन्नता के आधार पर स्पष्ट की गई है। जबकि महाभारत के अनुसार वर्णों की जो उत्पत्ति है शरीर के विभिन्न अंगों से मानी गई है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति वेदों तथा धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए ब्रह्मा के मुख से की गई, जबकि क्षत्रियों की उत्पत्ति प्राणियों की रक्षा के लिए भुजाओं से की गई, और वैश्यों की उत्पत्ति वृद्धि और व्यापार के लिए ब्रह्मा की जांघाओं से की गई, और शूद्रों की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के पैरों से मानी गई है। इस प्रकार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति तथा भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी गई है।
इसके अलावा ब्रह्मा की जंघाओं से वेश्यों की उत्पत्ति मानी गई है तथा ब्रह्मा के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई है। इसी प्रकार गीता के अनुसार समाज का जो विभाजन है 4 वर्णों गुण और कर्म के आधार पर श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा था कि गुण और कर्म के विभाग से चारों जो वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। गीता में गुणों को महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय दर्शन में ये जो गुण हैं सत्व, रज और तम 3 हैं। इन्हें गुणों की रचना जो है इन गुणों के द्वारा ही मन की रचना होती है और इनकी 3 प्रवृत्तियां जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक बनती हैं। इन प्रवृत्तियों के आधार पर ही 4 वर्णों का विभाजन किया गया है। सात्विक वृत्ति से युक्त और जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले ब्राह्मण कहलाए। सात्विक और राजसिक प्रवृत्ति से युक्त क्रियाशील और प्रधान व्यक्ति क्षत्रिय कहलाए, जबकि राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से युक्त व्यक्ति वैश्य कहलाए और तामसिक वृत्ति से युक्त जो व्यक्ति है अज्ञानता वाले व्यक्ति जो हैं वह शूद्र की कोटि में रखे गए थे। अब वन व्यवस्था की उत्पत्ति के प्रमुख आधार, वन व्यवस्था की उत्पत्ति के प्रमुख आधार में इसका प्रतीकात्मक आधार, कर्म का आधार, गुण का आधार और रंग का आधार लिया गया है। तो प्रतीकात्मक उत्पत्ति का आधार जो है इसमें ऋग्वेद के पुरुष रूप में वर्णित विवरण को स्वीकार किया गया है। इसमें अंगों की स्थिति के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। इस प्रकार एक प्रकार का श्रम विभाजन सामाजिक कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कर्म का आधार। इसके अनुसार पहले ब्राह्मण वर्ण ही था। जब उसके द्वारा कर्म विधिवत संचालन न हो पाया तो क्षत्रियों की रचना की गई। तत्पश्चात वैश्यों और शूद्रों की उत्पत्ति हुई। वैदिक युग के मत पर आधारित यह सिद्धांत था जिसमें ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन करना था, क्षत्रियों का कार्य प्रजा की रक्षा करना, जबकि वैश्यों का कार्य कृषि पशुपालन व्यापार करना था तथा शूद्रों का कार्य 3 वर्णों की सेवा करना रहा था। गुण का आधार 3 नंबर, इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुणों के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति प्रदर्शित की गई है। दर्शन में जो ज्ञान है सतोगुण का है, राग द्वेष रजोगुण का और अज्ञान जो है तमोगुण का प्रतीक माना गया है। इन्हीं के आधार पर ब्राह्मणों को सतोगुण वाला माना गया, क्षत्रियों को रजोगुण का माना गया, वैश्यों को रजो और तमोगुण मिश्रित माना गया, जबकि शूद्रों को तमोगुण प्रधान बताया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट है 4 नंबर रंग का आधार। तो इसमें जो ब्राह्मणों का रंग है वह श्वेत तथा क्षत्रियों का रंग लाल, वैश्य पीले रंग के तथा शूद्र काले रंग के माने गए हैं। इनका आधार संभवतः यह रहा होगा कि श्वेत रंग शांति का प्रतीक है जिसे ब्राह्मण के लिए निर्धारित किया गया। लाल रंग क्रोध, भोग, आनंद का प्रतीक है, अतः यह क्षत्रियों के लिए निर्धारित किया गया। पीला वर्ण जो है वैश्यों के लिए निर्धारित किया गया और काला जो रंग है तमो प्रधान शूद्रों के लिए बताया गया है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के 4 आधार माने गए हैं, जिनमें प्रतीकात्मक आधार, कर्म का आधार, गुण का आधार और रंग का आधार मुख्य है। अब हम देखते हैं वर्णों के कर्तव्य क्या है। तो वर्ण 4 माने गए हैं। नंबर 1 ब्राह्मण,
नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 है शूद्र। तो ब्राह्मणों का जो कार्य है वह अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, यह ब्राह्मण वर्ण के प्रमुख कर्तव्य माने गए हैं। जबकि क्षत्रियों के जो कार्य है प्रजा की रक्षा करना, विषय भोग से दूर रहना, शक्ति का उपयोग करना आदि जो कार्य है यह क्षत्रियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। जबकि वैश्यों के जो कार्य हैं कृषि, व्यापार, पशुपालन आदि आर्थिक क्रियाओं को संचालित करना वैश्यों का कार्य माना गया है। जबकि शूद्रों का जो कार्य है इन 3 वर्णों की सेवा बताया गया है। शूद्रों का कार्य 3 वर्णों की सेवा करना बताया गया है। इस प्रकार भारतीय धार्मिक साहित्य में वर्णों के प्रमुख कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अब आइए हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की और इनके कर्तव्यों को जानने के पश्चात वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व रहा था भारतीय समाज के लिए। नंबर 1 है श्रम विभाजन की व्यवस्था, नंबर 2 समानता की भावना, 3 नंबर रक्त की पवित्रता बनी रहती है, 4 नंबर कर्तव्य पालन की भावना का विकास होता है, नेक्स्ट है गतिशीलता और अंतिम है सामाजिक संघर्षों से छुटकारा। तो सबसे पहली हेडिंग है वह है श्रम विभाजन की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के माध्यम से जो की गई है। तो वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यवसाय का प्रशिक्षण प्रारंभ से ही प्राप्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति में व्यवसायिक कुशलता आ जाती है। साथ ही आजीविका की समस्या भी नहीं रहती, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों को अपने अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी रहती है। इसका सुखद परिणाम यह होता है कि विभिन्न वर्णों में सभी प्रकार के जो कार्य हैं स्वतः ही बढ़ जाते हैं और व्यक्ति बाल्यावस्था से ही अपने कार्य में प्रवीण होने लग जाता है। इस प्रकार जो श्रम विभाजन है वह वर्ण व्यवस्था की एक मुख्य देन रही है। नेक्स्ट है समानता की भावना का विकास। तो वर्ण व्यवस्था में चूंकि अलग अलग वर्णों के अलग अलग कार्य विभाजित हैं, अतः प्रत्येक वर्ण के कार्यों को सामाजिक दृष्टि से समान महत्व प्रदान किया गया है, जिससे समाज में एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था विकसित होती है। अनावश्यक रूप से परस्पर संघर्ष की भावना समाप्त हो जाती है। कोई भी वर्ण किसी अन्य दूसरे वर्ण में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि सभी अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए अपने अपने आजीविका में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है रक्त की पवित्रता। तो वर्ण व्यवस्था के द्वारा सभी वर्णों को अपनी अपनी पवित्रता बनाए रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है और इस प्रकार हमारी सांस्कृतिक विशेषता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बिना किसी बाधा के हस्तांतरित हो जाती है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि बाहर से आने वाली संस्कृति को इन्होंने अपनाया, किंतु अपनी पवित्रता को भी बनाए रखा है। इसी से हमारी संस्कृति आज भी विद्यमान है और यह सब वर्ण व्यवस्था के कारण ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट है कर्तव्य पालन की भावना का विकास। तो वर्ण व्यवस्था में सभी व्यक्ति अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाने के प्रति जागरूक रहते हैं और धर्मानुसार अपने उत्तरदायित्व के प्रति इनमें जागरूकता पाई जाती है, जिसके कारण जो व्यक्ति है अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है और मानवीय मूल्यों और लक्ष्य को महत्व प्रदान करता है। सेकंड लास्ट हेडिंग है गतिशीलता।
तो वर्ण व्यवस्था के द्वारा व्यक्तियों में श्रम विभाजन अवश्य हो गया था, किंतु इसके अंतर्गत व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्थिति बदलने की छूट दी गई है, क्योंकि गुण और कर्म को विशेष महत्व दिया जाता था। इसी से बहुत से व्यक्तियों ने एक वर्ण में जन्म लेने के उपरांत अपने गुण और कर्म के आधार पर दूसरे वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर ली। इस प्रकृति के कारण ही समाज का संगठन है बना रहा और सामाजिक प्रगति में योगदान दिया गया। लास्ट है सामाजिक संघर्षों से छुटकारा। तो वर्ण व्यवस्था ने संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य निश्चित और निर्धारित किए गए और एक दूसरे के हस्तक्षेप ये नहीं करते थे। साथ ही कुछ उच्च मानवीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये प्रयत्नशील रहते थे। वर्ण धर्म के पालन को ही लोग मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे और इससे सामाजिक संघर्षों से छुटकारा मिलता था। तो कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था एक विकसित सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें वर्ण के जो सदस्य हैं अपने अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए समाज की उन्नति में योगदान देने में सहायक रहे, किंतु कालांतर में इसका स्वरूप विकृत होने लगा, जिससे यह राष्ट्रीय एकता में बाधक बना। इसके अनेक कारण हैं, जैसे कि हिंदू समाज का अनेक वर्गों में बंटना, सामुदायिक भावना का संकीर्ण रूप लेना। लेकिन यह स्थिति बाद की है। वास्तव में वर्ण व्यवस्था ने समाज को अनेक संघर्षों से बचाया है, कर्तव्य पालन के लिए व्यक्तियों को प्रेरित किया है और व्यक्तियों में आध्यात्मिकता की भावना को विकसित करने में वर्ण व्यवस्था की विशेष भूमिका रही है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था, इसका उत्पत्ति के सिद्धांत और वर्णों के कर्तव्य तथा इसके महत्व की जानकारी आज की वीडियो में आपको प्रदान की गई है। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।